हमने जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या देखा था, बोर के थ्योरी का पोस्टुलेट्स देखा था, मान्यता देखा था कि उसने क्या क्या मान के थ्योरी दिया है। तो उसमें हमने देखा कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, तो सबसे हम लोग अब बोर के थ्योरी का करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर का थ्योरी। अब देखो, बोर के थ्योरी का एनालिसिस हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था, देखो हमारा इक्वेशन था कि सबसे पहले कि Q1Q2/r² बराबर था सेंट्रीपेटल फोर्स यानी mv²/r, ये तो बोला था पोस्टुलेट में। और दूसरा क्या बोला था उसने, एंगुलर मोमेंटम जो था mvr इज इक्वल टू होगा nh/2π। अब ये जो दो इक्वेशन है, इसके आधार पे हम लोग अलग अलग चीज़ें निकालेंगे, देखेंगे कि कैसे। अब Q1 Q2 का मतलब क्या था, K इंटू ZE इंटू E डिवाइडेड बाई r² बराबर mv²/r, ये था ना। चलो, बराबर का साइन है भाई। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ जो निकालेंगे वो निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन जो nवें ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो सिंपल बात है, देखो तुमने निकाला है यहाँ से निकाला है k का मान होता है 1/4πε0, तो यहाँ पे लिख दो। तो तुमने क्या लिखा है कि ZE²/4πε0, 4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r² बराबर m का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, ये तो पहले लिख लो mv²/r, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट दो एक, तो ये क्या हो जाएगा उस तरफ पे ZE²/4πε0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr इंटू v²। mr का मान हमारा क्या है, mr का मान क्या है, mr अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा nh/2π इंटू v, nh/2π इंटू v क्या हो जाएगा, रख दो। तो ये हो जाएगा ZE²/4πε0, mr के बदले में हो जाएगा nh/2π इंटू v²। तो एक भी कट गया, 2π से ये 2 बन गया, तो कितना आया देखो। तो हमको v का मान निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा ZE²/2ε0 इंटू nh, ठीक है। v बराबर आ गया Z/n E²/2ε0h। क्या क्या देखो, यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी का मान आ गया वो आ गया Z/n, इसी को शॉर्ट करके लिख रहे हैं Z/n इंटू E²/2ε0h, इसके बराबर आ गया। इसको हम शॉर्ट करने के लिए क्या लिख देते हैं Z/n इंटू VO लिख देते हैं इसको, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारा कि हम देख पाते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में वो Z/n के प्रोपोर्शनल होता है, Z/n के प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अब देखो VO का मान, अब हमने VO किसको बोल दिया, E²/2π
2ε0h को देखो, तुमको याद दो चीज़ रखना है। याद यहाँ पे रखना है कि v का फार्मूला क्या आया, v का फार्मूला आया z/n इंटू VO, ये फार्मूला आया। और इसी का जो बड़ा VO हमने किसको बोला था, z/n इंटू E²/2ε0h को। ये तुमको खाली याद रखना है। प्रोपोर्शनैलिटी कम से कम तो याद रखना है, कुछ भी याद ना रहे तो जेड भी जो है प्रोपोर्शनल है z/n के, ये तो याद रखो ही, क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। तो VO का मान बता दो। E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, उसका स्क्वायर करना है। 2 ε0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12, और h का मान कितना होता है 6.625 इंटू 10⁻34। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.189 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये लगभग लाइट के स्पीड के 137 टाइम्स है। यहाँ पे c क्या है, c जो है 3 × 10⁸। तो उसमें अगर तुम 137 से डिवाइड करोगे तो इतना मिल जाएगा 2.189। तो ये c को हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। ये तो हो गया, हमने वेलोसिटी निकाल लिया, तुमको हमने बोला ये तुम याद रखो। अब हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। दूसरा चीज़ हम देखेंगे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, कि nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो अभी हमने क्या देखा, देखो हमने देखा कि जो v का मान था वो क्या था z/n E²/2ε0h। तो तुमको पता है एक इक्वेशन हमारा क्या था mvr बराबर nh/2π। तो यहाँ से हमको r का मान बताना है, r का मान बताना है, क्या हो जाएगा nh/2π इंटू m इंटू v। अब v का फार्मूला रख दो उधर, r बराबर हो जाएगा nh/2π, और v का मान कितना है z/n E²/2ε0h। ये कितना आ गया भाई, r का मान आ गया n² इंटू ε0 h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m E²। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले इक्वेशन में लिखा था वैसे इसको r0 बोल देते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा n²/z इंटू r0। अब r0 का मान हमको निकालना रहेगा तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू रख के। तो ये जो r0 का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा E0 h²/पाई। और वो याद भी रखना है भाई कि v0 का क्या मान आया था, वो याद रखना है पिछले फार्मूला में कि v0 का मान आया था कितना 2.2 इंटू 10⁻6। पिछले फार्मूला में लिख लो, v0 का मान था 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। वैसे यहाँ पे r0 का मान कितना आता है, वो ये क्या होता है जब n का मान 1 रखते हैं तो कितना आता है ये E0 h²/पाई m E²। तो रख दो 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू h का मान है 6.625 10⁻34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई का मान 3.14। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 गुने ई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.16 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.529
गुने 10⁻⁻10 मीटर, ये लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम हम लोग इसको, एंगस्ट्रॉम क्या इसको बोलते हैं, 10⁻⁻10 को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इसको बोल देंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये याद रखो कि R0 का जो मान होता है वो कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर तुमको ये याद रहेगा तो किसी भी ऑर्बिट का किसी भी एटम के लिए बोलेगा तो तुम निकाल लोगे, क्योंकि रेडियस का मान होता है n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो n और z क्या है, n है किस ऑर्बिट का निकालना है और z है किस एटम का निकालना है, उसका एटॉमिक नंबर। ऐसी वेलोसिटी अगर v0 पता है तो तुम निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट का वेलोसिटी। अब देखो ये तीसरा चीज़ क्या है, टोटल इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इसका टोटल एनर्जी क्या होगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी होता है 12mv²। तो जब ये तुम रखोगे तो 12mv² का मान कितना आएगा, ZE² सब तुम्हारे पास अवेलेबल है 8πε0 इंटू r। ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है K(Q1 Q2/r), तो K का मान होता है 1/4πε0। तुम ये Z ना समझ लो, 4πε0। Q1 है ZE के बराबर, ये है -E के बराबर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -r। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हो जाता है -2 गुना काइनेटिक एनर्जी के बराबर। क्या बोल रहा हूँ, देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के 2 गुना होता है, समझ रहे हो। इसलिए जो टोटल एनर्जी होगा, जो टोटल एनर्जी होगा किसका, ऑफ द सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके बराबर, ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को तो हम लिख देंगे माइनस टाइम्स 2 काइनेटिक एनर्जी, अब प्लस एगो काइनेटिक एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी किसका होगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। यानी ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ZE²/8πε0 इंटू r। जब हम इसमें हमने जो पीछे r का मान निकाला था, पुट वैल्यू ऑफ r, जो r हमने रेडियस का मान निकाला था वो इसमें रख दोगे तो e का मान आ जाता है Z²/n², अंदर में माइनस लगाओ, me⁴/8ε0 का स्क्वायर। अब ये तुम सीधा याद रखो, एनर्जी डेरिवेशन करने ना बैठ जाओ, ये सीधा सीधा एग्जाम में आता है Z²/n² इंटू E0। अब फिर से हमको E0 का मान निकालना रहेगा। ये तो हो गया हमारा टोटल एनर्जी का फार्मूला। अब किसी को टोटल एनर्जी पता है तो वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब पोटेंशियल पूछेगा तो माइनस लगा के 2 गुना कर देना। अभी तो पता है टोटल एनर्जी जो होगा वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब एनर्जी का ये फार्मूला आया Z²/n² माइनस me⁴/8ε0² यानी ये होगा Z²/n² इंटू EO। EO का मान निकालना पड़ेगा हमको उस मान रख के। तो जो EO था हमने क्या बोला था, EO होगा माइनस मास e⁴/8ε0² रखो। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का भाई, 9.11 इंटू 10⁻31 गुने ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19⁴ लगाना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय। ये सब जो याद नहीं रखेगा उसका कोई मतलब नहीं है सब पढ़ने का। 8.85 इंटू 10⁻, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो देख के, ये भी इतना इंटू, ये सब याद रखना है 6.625 डेली याद करोगे तो याद रहेगा। 10⁻34 H का मान होता है इसका स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ये कितना आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमको हम
E2 पूछ लेंगे तो तुम क्या करोगे? अगर तुमको हम E2 पूछ लें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 है, N का मान अगर दूसरा ऑर्बिट में पूछ लेंगे तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी उसका फार्मूला होता है Z²/n² टू EO का मान कितना -13.6 eV। तुम सिंपली हाइड्रोजन का Z का मान 1 का स्क्वायर बाय सेकेंड सेल में तो 2 का स्क्वायर इंटू -13.6 तो कितना आ गया 13.6/4। तो ये हो गया एनर्जी। ऐसे निकालना रहता है, क्वेश्चन में ये पूछता है, तो जिसको ये याद रहेगा वो सॉल्व कर लेगा। ऐसे वेलोसिटी ऐसे रेडियस भी पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान देने की बातें हैं। ध्यान नहीं दोगे तो देखो सब कही सुनी हुई बातें हैं, याद नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बनेगा। अब चौथा चीज़ जो है हमारा, चौथा चीज़ क्या है बताओ? चौथा चीज़ है टाइम पीरियड बता दो। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब ये बोलता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है भाई? दूरी बट्टा चाल 2πr/v। सबका मान रख दोगे तो टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा n⁻3/z का स्क्वायर 4ε0 का स्क्वायर h का क्यूब डिवाइडेड बाय m⁻4। एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, n⁻/z² को रहने देंगे और इसको TO बोल देंगे अंदर वाले पार्ट को, और TO निकाल के उसका मान याद रखेंगे। तो TO तुम लोग निकाल के बताओ कितना आता है? ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड, इतना आता है। तो अगर तुमको किसी भी ऑर्बिट का पूछा जाए और n और z का मान दिया जाए तो तुम आराम से टाइम पीरियड में इतना से n⁻/z² से गुना करके निकाल सकते हो। और इसी का उल्टा तो हो जाता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुमसे पूछे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट, nवें ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन का फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है 1 टाइम पीरियड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा Z²/n³ इंटू me⁻4, ये तो बहुत आसान है, उसी को उल्टा कर दो 4ε0 का स्क्वायर इंटू h³। फिर हम लोग क्या करेंगे Z²/n³ को तो रहने देंगे, इसको बेस फ्रीक्वेंसी FO बोल देंगे। FO जब निकालोगे तो वो इसका टाइम 1/TO करोगे तो आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट। तो ये क्यों बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि ये जिसको दिया रहेगा वो और ये याद रहेगा FO, ऐसा करके FO याद रहेगा और ये भी याद रहेगा, तो किसी भी ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लिए तो अब वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना है हमको। आखिरी चीज़ है ये मैथमेटिकल एनालिसिस में, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब फोटोन क्या था भाई कि जब दो एनर्जी लेवल, मान लो पहले N2 वाले सेल में था, अब N1 में आ गया। पहले क्या था, यहाँ पे था N2 वाले सेल में, इलेक्ट्रॉन कूद के आ गया N1 में, ऐसा कूद के आ गया। तो इन दोनों का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वही फोटोन का एनर्जी हो जाएगा। उसको देखो, जो एनर्जी में जब चेंज आता है वो कितना आता है, ऊपर वाले में कितना एनर्जी था माइनस नीचे वाले में कितना एनर्जी था। अब एनर्जी का फार्मूला हमने क्या लिखा है बताओ? एनर्जी का फार्मूला हमने क्या लिखा है? हमने एनर्जी का फार्मूला लिखा है, जो टोटल एनर्जी होता है वो कितना लिखा है देखो, तो ये हो जाएगा ME, यहाँ पे 2 लिखो, 2 - 1। अब एनर्जी का जो हमने फार्मूला लिखा है वो लिखा है -μe4/8ε0 का स्क्वायर h² बाय बताओ एनर्जी का किसी को याद है?
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो अब एक काम करो, अगर तुम ये जेड का मान यहाँ पे 1 रख दोगे, जेड का मान 1 रख दोगे तो जेड चला जाएगा, नीचे खाली एन स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे एक माइनस का साइन है पहले से, यहाँ पे एक माइनस का साइन है। तो जब हम n2 माइनस n1 करते हैं तो हम एक काम करते हैं me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर तो आ ही गया, खाली बच क्या गया n का मान। तो पहले n2 था तो माइनस है तो n2 वाला बाद में रख देंगे, तो ये पहले आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर, माइनस नहीं रे भाई, n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर तो रहेगा ही, जेड का स्क्वायर। तो अब बताओ इसका मान कितना था, ये पूरा टर्म का मान आ गया था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डेल्टा ई होता है वो एक फार्मूला होता था hc/λ। तो ये कितना हो जाएगा hc/λ। अब तुम एक काम करो, 1/λ को एक टर्म दे दिया जाता है, वो होता है v बार, न्यू बार। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो यहाँ से ये फार्मूला जो हमारा बन के आ गया वो क्या बन के आ गया, देखो हमारा जो डेल्टा ई का मान आया है वो आया है me⁴/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच का क्यूब सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। समझे क्या। ई बराबर क्या होता है hc/λ, ई बराबर क्या होता है hc/λ। तो यहाँ से, अरे रुक जाओ यार, ये क्या हो गया, ई बराबर होता है hc/λ। 1/λ को हम बोलते हैं क्या, न्यू बार, जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। तो ये न्यू बार कितना हो जाएगा, न्यू बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा me4, 1/λ का मान हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा, देखो 1/λ का जो मान होगा वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय hc। तो डेल्टा ई का मान इतना था हमारा, ये आया था, तो एक h और एक c से गुना हो गया यहाँ पे, समझे क्या। तो वो हमारा आ गया वेव नंबर, ये वेव नंबर। अब देखो वेव नंबर ये है, तो अब हम लोग बोलते हैं कि ये एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट, एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि रीडबर्ग कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वो देखो इसको R इन्फिनिटी या RH से दिखाया जाता है। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रीड RYDBERG कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट का मान क्या होता है, देखो ये होता है me4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब टू c। अरे अभी हमने देखा ना, जो 1/λ जो हम लोग डिफाइन किए थे, जिसको हम लोग न्यू बार बोलते थे, वेव नंबर, वो क्या होता था, वो होता था me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल देते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट, इसको बोल देते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। उसका मान निकालोगे, मान रख के, तो यहाँ जाता है 1.097 इंटू 10⁻1.7 पर मीटर, यानी मीटर की पावर -1। समझ गए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1.097 इंटू 10⁻³ पर एंगस्ट्रॉम, पर एंगस्ट्रॉम। और ये दोनों वैल्यू हम जो इसमें मान्यता क्या है, ये स्टेशनरी न्यूक्लियस के लिए लगता है, ये रीडबर्ग कांस्टेंट
समझे क्या? तो ये जो रीडबर्ग कांस्टेंट का मान है ये आर एच रीडबर्ग कांस्टेंट, समझे? अगर अब ये बोलते कि स्टेशनरी न्यूक्लियस है तो ये होगा। अगर स्टेशनरी न्यूक्लियस नोट नहीं है, इफ न्यूक्लियस इज नोट स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं है, या इसका क्या मतलब है, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट मच ग्रेटर देन मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल। अब रिवॉल्विंग पार्टिकल जैसा कि कौन, इलेक्ट्रॉन। नहीं, अगर न्यूक्लियस का मास इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन बोल दो, इससे बड़ा नहीं है, देन तुमको जो रीडबर्ग कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो कैसे लोगे? नया वाला रीडबर्ग कांस्टेंट, वो पुराना रीडबर्ग कांस्टेंट बट्टे 1 प्लस छोटा m बाय बड़ा m। देखो, जब न्यूक्लियस स्टेशनरी नहीं है, यानी जो न्यूक्लियस का मास है वो रिवॉल्विंग पार्टिकल के मास से बहुत बहुत बड़ा नहीं है, तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे m जो है वो क्या है, मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल, और कैपिटल M है मास ऑफ, कैपिटल जो M है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये फार्मूला लगा के तुम निकालोगे, ठीक है? क्लियर? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल सीरीज है वो देखेंगे कि क्या होता है स्पेक्ट्रल सीरीज। तो देखो, ये हम लोगों ने देखा है कि जो इनर्जी ऑफ जो आउटर ऑर्बिट है वो इनर ऑर्बिट के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब देखो, हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ रहे हैं, या हाइड्रोजन लाइक एटम, तुम बाद में उसको देख लेना। तो हम वो जानते हैं कि जो आउटर ऑर्बिट का एनर्जी है वो इनर ऑर्बिट से ज़्यादा होता है। तो अगर देखो, यहाँ पे एनर्जी है कुछ, ये है आउटर ऑर्बिट, मान लो n, ये है m। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और इसको तुमने एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया, मान लो हाइड्रोजन का एटम था, इसको तुमने एनर्जी दे दिया, एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके वहाँ चला जाएगा ऊपर वाले एनर्जी स्टेट में। समझ रहे? तो जैसे तुम एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी स्टेट में था पहले, वो ऊपर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कूद के हायर एनर्जी में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्साइटेशन। क्या बोल देते हैं, एक्साइटेशन, यानी बाहर से एनर्जी देके इसको एक्साइट करा के ऊपर वाले एनर्जी लेवल में भेज दिया। अब देखो, जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। जैसे बच्चा होता है कोई, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होता है तो ज़्यादा कूदता रहता है, स्टेबल कम रहता है। जिसका एनर्जी कम रहता है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो एक्साइटेड स्टेट जो है, एक्साइटेड स्टेट वो क्या है, वो अनस्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाएगा, वापस अपने घर आ जाएगा। कूद के बाहर तो गया लेकिन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, अनस्टेबल स्टेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिटर्न करेगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में।
कितने टाइम में? 10⁻⁻8 सेकेंड में ही वापस आ जाता है। अब जब ये वापस आने लगेगा तो जो एनर्जी जो इसने गेन किया था वो रिलीज करना पड़ेगा। ये जो वापस आने लगेगा तो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? जिसका एनर्जी कम है। तो एक्साइटेड से जब, मान लो ये है तुम्हारा ग्राउंड स्टेट, ऊपर वाला एनर्जी जो है वो क्या है? एक्साइटेड स्टेट। तो जब लौटने लगेगा भाई, यहाँ से नीचे लौटेगा, एकदम 10⁻⁻8 सेकेंड में ही लौटेगा, तो वो एनर्जी इसको ये क्या करेगा? एमिट कर देगा, एच न्यू एनर्जी फोटोन के रूप में। तो जब एक्सेस एनर्जी ये अलग अलग वेवलेंथ के, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन में एमिट करता है, और उसी जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज। देखो, व्हेन रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न हो रहा है एक्साइटेड स्टेट से, तो एमिट्स रेडिएशन, जो इसे मैंने बोला फोटोन, रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। समझे? जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटने लगता है तो वे एनर्जी एमिट करता है अलग अलग वेवलेंथ पे, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल सीरीज। द डिफरेंट वेवलेंथ कंस्टिट्यूट, यानी बनाता है क्या चीज़? कंस्टिट्यूट। क्या बनाता भाई? स्पेक्ट्रल सीरीज। तो कोई अगर पूछे कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है तो क्या बोलोगे? कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौटने लगता है तो ये अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करता है। उसी को जो डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं उसको स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। अब जब ये कोई भी एटम है, एटम जो अपना एमिशन दे रहा है, उसका हमने एक इक्वेशन बनाया था, ये वेव नंबर को हम लोग 1/λ भी बोलते थे। वो होता था हमारा रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये तो होता था। ये फार्मूला होता था। तो इससे अब हम लोग क्या बोलते हैं? इसी का यूज़ करके हम लोग हाइड्रोजन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम देखेंगे। कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन का जो भी है ना, उसका अलग अलग सीरीज बोला है। सीरीज क्या बोला है ये देखो, सीरीज क्या बोला है? सबसे पहले देखो कि होता क्या है। तो मान लो ये n = 1, यानी ये ग्राउंड स्टेट है, अपना ग्राउंड स्टेट है। इसका एनर्जी कितना हमने देखा था? E0 13.6 eV के बराबर। फिर इसके ऊपर जो जाओगे तो दूसरा जब n = 2 मिलेगा तो उसका हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये पहली बार जो एक्साइट हुआ है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये। इसका एनर्जी कितना होता है? 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जब तुम इससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो क्या देखोगे? ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है? n = जो 3 है वो सेकेंड वाला एक्साइटेड स्टेट है। उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा इसमें 13.6 में, तो हो जाएगा 1.5 eV। अब थोड़ा कलर बदल देते हैं इसका। इसके बाद जब तुम देखोगे n = 4 पे जब देखोगे, ये छोटा होता जाएगा फासला दोनों के बीच का। पहले इतना था, इतना हुआ, अब इतना हुआ। n = 4 को बोलोगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
जिसका मान होता है -0.85 eV। फिर ऐसे ही एक और आ जाएगा ऊपर में n=5, तो उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो होता है -0.54 eV। ऐसे जब n=6 रखोगे तो वो पांचवा एक्साइटेड स्टेट होगा। जब 6 रखोगे उसका एनर्जी होता है -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो इसका क्या मतलब होता है। अब इसमें अलग अलग सीरीज डिफाइन किया है। सीरीज क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज में? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड, PFUND, फुंड सीरीज। अब इसका मतलब क्या क्या है वो देखो, मतलब क्या क्या है। तो पहले तुम ये समझ गए कि एक कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऊपर के स्टेट से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो अलग अलग तरीके का वेवलेंथ एमिट करता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज बोल देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लाइमन सीरीज क्या है। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से चल के अगर ग्राउंड स्टेट यानी n=1 पे गिरेगा, कहीं से भी चल के अगर n=1 पे गिरेगा, इसको हम बोलेंगे लाइमन। लिख लो भाई, कहीं से भी चल के अगर इसमें गिरेगा, ये ग्रीन कलर वाला जो है वो है लाइमन। लिख ले, हिंदी में लिख ले, कहीं से भी आके n=1 में रिटर्न हो तो हो गया लाइमन। बामर सीरीज क्या होगा? बामर सीरीज को पिंक कलर देते हैं। कहीं से भी चल के n=2 में गिरना चाहिए, कहीं से भी चल के n=2 में गिरना चाहिए। अब n=1 से ऊपर तो जाएगा नहीं, गिरना चाहिए नीचे। तो लिखो इसमें n=2 पे होना चाहिए रिटर्न। रिटर्न कहाँ पे देखो हो रहा है? n=2 पे, तो 3 से 2 पे आ सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग से आ सकते हैं। अब ये लिखो पास्चन, कहीं से भी चल के 3 में गिरना चाहिए। उल्टा ही बना दिया इस बार, 3 में गिरना चाहिए, समझे? उल्टा हो गया रे भाई। हाँ, कहीं से भी चल के 3 पे गिरना चाहिए, यानी 4 से 3 में, 5 से 3 में। तो इसको हम क्या बोल देंगे? n कुछ भी से लेके n=n से लेके n=3 में गिरना चाहिए। n से n=2 में, n ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? n से लेके n=4 पे आना चाहिए। फुंड में क्या है? कहीं से भी लेके n=5 पे गिरना चाहिए, समझे? तो ब्रैकेट, तो पास्चन समझ गए। अब ब्रैकेट का देखो क्या क्या करेंगे हम लोग। अब n=4 पे गिराना है, तो n=4 पे 5 से 4 पे गिरा दो, 6 से 4 पे गिरा दो, ये हो जाएगा ब्रैकेट। अब फुंड में क्या हो जाएगा भाई? फुंड में हो जाएगा 6 से 5 में ले आए। ऐसे लिख दो, इसका नाम है ये क्या नाम है भाई? ये है लाइमन है अपना। ये वाला पिंक वाला क्या है? बामर है। ये पास्चन है। ये जो 4 में गिर रहा है वो ब्रैकेट है। और ये 5 पे जो गिर रहा है वो फुंड है। तो ये सीरीज है, ये वेवलेंथ का सीरीज है। तो एनर्जी लेवल याद रखो, 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 54 और 38, ऐसे करके याद रखो, 0.54 और 0.58। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से इस सीरीज का पहला लाइन का क्या वेवलेंथ होगा, ये सब चीज़ निकालना रहेगा अपने को। तो चलो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? छोटा छोटा लेक्चर रखते हैं ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे। थैंक यू।